कंपटीशन एग्जाम की पेपर हो जाएगी आसान। कंपटीशन एग्जाम की दोस्तों पेपर हो जाएगी आसान। चलिए शुरू करते हैं एक नई अभियान। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं भाषा बोध, जिसमें हम देखेंगे भाषा, ठीक ना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है दोस्तों। उसकी जो सार्थक इकाई होती है भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वाक्य, उपवाक्य, ठीक दोस्तों। इसकी क्रम देखते हैं। वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गई, और आपका पदबंध हो जाएगा, फिर पद हो जाएगी आपकी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं अक्षर और ध्वनि। अक्षर, उसके बाद में ध्वनि, यह हो गई उसकी सीरीज। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, भाषा क्या है, ठीक। भाषा क्या है? तो भाषा उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है, ठीक ना। भाषा के मुख के कंठ, तालुक्य आदि उच्चारण अवयवों से बोली गई ध्वनि है, जिसके द्वारा किसी समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं दोस्तों, ठीक है। समाज में अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। यह हो गई दोस्तों भाषा क्या है, ठीक ना। भाषा के बारे में हमने अभी आपको बताया, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि जो हिंदी साहित्यकार हैं उन लोगों ने भाषा को किस प्रकार से उसे डिफाइन किया गया, ठीक है दोस्तों। भाषा को हिंदी साहित्यकारों ने किस प्रकार से उसे डिफाइन किया, तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी साहित्यकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वीट ने हिंदी भाषा को क्या कहा, ठीक दोस्तों। स्वीट ने हिंदी भाषा को क्या कहा? किसी ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। किसी धनात्मक शब्दों के द्वारा किसी धनात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाती है दोस्तों। ये जो कहा है, ये स्वीट ने कहा है, ठीक। अब दूसरा हम देखते हैं ब्लॉग या तो ट्रेगर, ठीक ना। दूसरा जो साहित्यकार थे वो ब्लॉग या तो ट्रेगर थे। उसने ये कहा कि भाषा यादृच्छिक भाषा है। भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है, जिसके माध्यम से सामाजिक समूह सहयोग करता है। जिसके माध्यम से सामाजिक समूह जो है वो सहयोग करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। ये ब्लॉग एंड ट्रेगर ने कहा भाषा क्या है? भाषा यादृच्छिक, ठीक दोस्तों। यादृच्छिक भाष का प्रतीक है, भाष का प्रतीक तंत्र है, ठीक दोस्तों। प्रतीक तंत्र है,
ये हो गया। अब हम देखते हैं एक और जो वेंद्रिक ने कहा, तीसरा, वेंद्रिक ने कहा भाषा एक चिन्ह है, ठीक, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति समझने का प्रयत्न करता है। भाषा क्या है दोस्तों? भाषा एक चिन्ह है, भाषा एक चिन्ह है, ठीक, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति विचार प्रकट करता है और दूसरा जो व्यक्ति होती है वो समझने की कोशिश करती है। ये वेंद्रिक ने कहा, ठीक दोस्तों। अब तो ये हो गया आपका साहित्य, हिंदी साहित्यकार। अब देखते हैं भाषा की प्रकृति में भाषा की प्रकृति क्या क्या कहती है, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा की प्रकृति। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा सामाजिक वस्तु है, ठीक दोस्तों। पहले देखते हैं भाषा क्या है। भाषा सामाजिक वस्तु है। दूसरा हम ये कह सकते हैं यह परंपरागत वस्तु है, ठीक, परंपरागत वस्तु कह सकते हैं, ठीक। तीसरा, इसे हम अनुकरण से सीखी जाती है। ये भाषा अनुकरण से सीखी जाती है दोस्तों, अनुकरण से सीखी जाती है। अब देखते हैं एक और, देखते हैं चौथा, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक संपत्ति, ठीक ना। भाषा अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक, ठीक दोस्तों। भाषा परिवर्तनशील होती है दोस्तों। एक और देख लीजिए, भाषा क्या है। भाषा परिवर्तनशील होती है। ये हो गई इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति में हमने क्या देखा, सामाजिक वस्तु है, परंपरागत वस्तु है, अनुकरण है, भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसे अनुकरण से सीखी जाती है। और लास्ट हम देखते हैं भाषा परिवर्तनशील होती है दोस्तों, ठीक। तो ये हो गई हमारी क्या, भाषा की प्रकृति। अब नेक्स्ट अगले तरफ हम देखते हैं कि भाषा कितने प्रकार की हो सकती है दोस्तों, ठीक ना। भाषा की प्रकार देखते हैं अब हम। भाषा की प्रकार, ये हो गया। तो भाषा कितने प्रकार की हो सकती है। एक तो मौखिक हो सकती है जो बोल के, एक तो लिख के लिखित हो सकती है, या तो एक संकेत द्वारा। तो भाषा को हम 3 प्रकार से देखते हैं। पहला मौखिक भाषा, और दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा क्या, संकेत भाषा। ये हो गया 3 प्रकार की भाषा। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए मौखिक भाषा, और आप लोग मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखते जाइए, ठीक। हाँ, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर दूसरे व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न करता है। अपने विचारों को बोलकर दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, समझाने का प्रयत्न करता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि टेलीफोन हो गया, आपका दूरदर्शन हो गई, कोई न्यूज हो गया, ये सब है भाषा के, मौखिक भाषा के रूप, ठीक दोस्तों। तो ये हो गई क्या, आपका मौखिक भाषा, ठीक। अब देखते हैं हम लिखित भाषा की, और लिखित भाषा को हम क्या कह सकते हैं।
तो लिखित भाषा, इसमें भी भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझकर या तो पढ़कर समझने की कोशिश करता है दोस्तों। जैसे कि कोई पत्र हो गया, लेख हो गया, या तो पेपर हो गया, जो पेपर आता है वो। तो ये हो गई आपका लिखित भाषा। अब हम देखते हैं संकेत भाषा क्या है। संकेत भाषा क्या है? भाषा का पद रूप जिसमें एक व्यक्ति मूक बाधिर दोस्तों, मूक बाधिर वार्तालाप इशारों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे व्यक्ति संकेतों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करता है, उसे हम संकेत भाषा कहते हैं दोस्तों। ठीक, तो भाषा के हमने प्रकार देख लिए, भाषा क्या है देखें, भाषा के प्रकार देखें और भाषा की प्रकृति देखें, ये तीनों देख लिए। अब देखते हैं भाषा का रूप कौन कौन सा हो सकता है दोस्तों। ठीक, भाषा का रूप, तो भाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि भाषा बोली, संपर्क भाषा, मानक भाषा, ठीक है, ये सब है भाषा के रूप में। तो सबसे पहले भाषा के रूप में, भाषा के रूप हेडिंग डाल लीजिए। इसमें पहला देखते हैं हम क्या, बोली। बोली क्या है, ठीक है ना, बोली क्या है, बोली के लक्षण और उसके कुछ दोष देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोली किसे कहते हैं, आप लोग नोट करना चाहेंगे तो करिए। बोली एक छोटे क्षेत्र में, बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जो छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं, बोली कहते हैं। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा हो गई, मगधी हो गई, अवधी हो गई, या तो भोजपुरी हो गई, उससे हम बोली कह सकते हैं। अब इसके हम देखते हैं लक्षण। ठीक है दोस्तों, इसके लक्षण या तो महत्व को। तो पहला यह भाषा की सूक्ष्मतम इकाई होती है। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई बोली कहलाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होती है। ठीक दोस्तों, अब एक और देखिए, बोली ग्राम, मंडल, क्षेत्र के अनुसार परिवर्तन होती है। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई, ये एक सूक्ष्मतम इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई ये हो गया। अब दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इसकी क्षेत्र कितनी होती है, सीमित होती है, क्षेत्र सीमित है। अब तीसरा में हम बोले थे कि ग्राम, मंडल, क्षेत्र के अनुसार परिवर्तनशील होती है। जैसे कि ये एक गांव है, ठीक है दोस्तों, और ये एक दूसरा गांव है। तो इस गांव की जो बोली होती है और इस गांव की बोली में डिफरेंट पाई जाती है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है दोस्तों। ठीक है ना, इस गांव की बोली और इस गांव की बोली में अंतर होता है दोस्तों, क्योंकि भाषा परिवर्तनशील होती है। यहाँ मैं जांजगीर चांपा का रहने वाला हूँ। मेरी भाषा और बोली बिलासपुर तक वही है, लेकिन वो रायपुर पहुँचते पहुँचते हम मेरी बोली, वहाँ की बोली बदल जाती है दोस्तों। जैसे कि सरगुजा हो गया, बस्तर में अलग भाषा बोले जाते हैं, सरगुजा हो गई, और आपका इधर रायपुर साइड हो गया, ये सब अलग अलग भाषा होती है दोस्तों। इसलिए भाषा और बोली
परिवर्तनशील होता है। ये इतना समझ ली। अब एक और देखते हैं, इसके लक्षण तो मैंने बता दी, अब इसके दोष देखते हैं दोस्तों, इसके दोष। ठीक, इसमें सब साहित्यिक रचना का अभाव होता है इसके दोष में। ठीक, और दूसरा व्याकरणीय त्रुटि पाई जाती है। इसमें व्याकरण की त्रुटि पाई जाती है। त्रुटि पाई जाती है और एक साहित्यिक रचना का अभाव होता है। रचना का अभाव होता है। यह हो गया दोस्तों बोली। अब देखते हैं हम संपर्क भाषा किसे कहेंगे। दूसरा देखेंगे संपर्क भाषा। ठीक, तो लिखिए, वह भाषा जिसमें किसी क्षेत्र में दो व्यक्ति द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है और उन दोनों का मातृभाषा अलग अलग हो, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। दो व्यक्ति हैं जिसमें दो व्यक्तियों के द्वारा अपने जो विचार है, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसका एक आदान प्रदान कर रहे हैं और दोनों की जो मातृभाषा है वो अलग अलग होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संपर्क भाषा कहेंगे। संपर्क भाषा को लिंगा फ्रैंका भी कह सकते हैं, या तो ये पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? लिंगा फ्रैंका किस भाषा को बोलते हैं? लिंगा फ्रैंका। इसको संपर्क भाषा क्या बोलते हैं? लिंगा फ्रैंका। या तो इसे व्यापार भाषा भी कर सकते हैं, या तो इसे सेतु भाषा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा आप लोग हेडिंग डालिए, मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? इसमें हम मानक भाषा वह भाषा है जो किसी राज्य या समुदाय या तो राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्जा रखे और लोक संवाद में प्रयुक्त हो, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। मतलब कि किसी राज्य समुदाय में राज्य समुदाय के राष्ट्र में संपर्क भाषा का जो संपर्क भाषा का राष्ट्र दर्जा मिला रहता है दोस्तों, और उसे लोक संवाद में प्रयुक्त करते हैं, उसे हम मानक भाषा कहते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये हो गई मानक भाषा। मानक भाषा के कुछ लक्षण है, उससे भी आप लोग समझ लीजिए कि इसके क्या क्या लक्षण है मानक भाषा के। संपर्क भाषा तो मैंने बता दिया। मानक भाषा, इसके लक्षण को देखिए। लक्षण या तो महत्व। इसके लक्षण में हम यह व्याकरण संगत होती है दोस्तों। इसमें मानक भाषा में व्याकरण संगत होती है, लेकिन बोली में व्याकरण की त्रुटि होती है। मानक भाषा सुनिश्चित होती है, यह सुस्पष्ट होती है, इनमें त्रुटि नहीं पाई जाती। त्रुटि बोली में पाई जाती है, मानक भाषा में त्रुटि नहीं पाएगी। तो अगर त्रुटि पाई जाती है तो उसे राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं होता। ठीक, यह स्वयं नए शब्द का निर्माण में सहायक होती है दोस्तों। ये हो गया वही नगर भाषा, साधु भाषा, आदर्श भाषा और परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे क्या? मानक भाषा। अब देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट चौथा साहित्यिक भाषा।
ठीक दोस्तों, साहित्यिक भाषा। तो आप लोग नोट करिए, जिस भाषा का स्वरूप बोली से विकसित होकर, जिस भाषा का स्वरूप बोली से विकसित होकर अपने आप को व्याकरण संबंध बना लो, व्याकरण संबंध बना ली हो तो, व्याकरण संबंध बना ली हो तो ऐसी भाषा को साहित्यिक भाषा कहते हैं। जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, ये हो गई हमारी साहित्यिक भाषा। अब हम देखते हैं पांचवा, राजभाषा क्या है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। चौथा देखते हैं राजभाषा। तो राजभाषा में आप देखिए, वह भाषा जो शिक्षा साहित्य के, वह भाषा जो शिक्षा साहित्य के साथ प्रशासन में भी प्रयोग की जाती है तथा जो संविधान के द्वारा मान्य हो उसे राजभाषा कहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य का पत्र व्यवहार आदि इसी भाषा में किया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी को अनुसूची 8 के भाग 17 अनुच्छेद 343 में राजभाषा का दर्ज प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, हिंदी को कितने में, अनुसूची 8 के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में। तो ये हो गई हमारी राजभाषा। अब एक लास्ट देखते हैं, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? तो राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो किसी देश के बहुसंख्यक द्वारा बोली जाती है या व्यवहार में लाई जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। खड़ी बोली हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इसी तरह दोस्तों हमने भाषा के रूप को भी देख लिया, जिसमें हमने बोली पढ़ी, संपर्क भाषा पढ़ा, मानक भाषा पढ़ा, साहित्यिक भाषा पढ़ा, राजभाषा पढ़ा, राष्ट्रभाषा पढ़ा। अब देखते हैं कुछ अंतर दोस्तों, जैसे कि बोली और भाषा में अंतर पूछे जाते हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर पूछे जाते हैं। तो कुछ देखते हैं, 2-3, जिसे हम एग्जामों में लिख सके या तो ऑब्जेक्टिव हो तो उसे हम राइट साइन कर सके। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली, ये हो गया भाषा और बोली। तो सबसे पहले भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। इसका सीमित हो गया, इसका सीमित, और भाषा का क्या होता है, विस्तृत होता है दोस्तों। ये हो गई। दूसरा आप बोल सकते हैं भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती है। हिंदी के भाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोलियां होती हैं, लेकिन बोली के अंतर्गत कई भाषाएं नहीं होती। भाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोलियां पाई जाती है, लेकिन बोली के अंतर्गत भाषाएं नहीं पाई जाती हैं। दूसरा है, दो भाषाओं के बीच पारस्परिक बोधगम्यता नहीं होती, जैसे हिंदी और तमिल। ठीक दोस्तों, बोधगम्यता मतलब मिला जुला नहीं हो सकता, जैसे कि हिंदी और तमिल। लेकिन बोली में पारस्परिक बोधगम्यता पाई जाती है बोली में। ठीक दोस्तों, और हम देख सकते हैं भाषा का सार्थक इकाई वाक्य है, और जो बोली है वो भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है, लेकिन बोली में भाषा का सूक्ष्मतम इकाई है। भाषा में साहित्यिक होता है और बोली में साहित्यिक त्रुटियां पाई जाती हैं। यह हो गया हमारा कुछ हमारा भाषा और बोली में अंतर दोस्तों। ठीक, अब एक और देख लेते हैं, राष्ट्रभाषा और
राजभाषा में क्या राष्ट्रभाषा, यह बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। जो बहुसंख्यक लोग होते हैं इसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राजभाषा में संविधान द्वारा स्वीकृत की जाती है। संविधान द्वारा स्वीकृत मतलब स्वीकार करना, संविधान द्वारा स्वीकार किया हो गया हो, ये हो गया। अब दूसरा हम राष्ट्रभाषा में देख सकते हैं, इसका क्षेत्र विस्तृत होती है। इसका क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होती है दोस्तों, ठीक। लेकिन राजभाषा का क्षेत्र ही इसमें भी सीमित होती है। इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। तीसरा हम देख सकते हैं, सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त राष्ट्रभाषा सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होती है, लेकिन ये इसकी जो बोलचाल है वो सामान्य होती है। लेकिन राजभाषा का प्रयोग प्रशासनिक कामकाज के प्रमुख की जाती है। इसमें प्रशासनिक कामकाज प्रशासनिक काम काज में यूज करते हैं। अब एक और कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा के लिए लोगों के मन में सम्मान होता है दोस्तों। इसमें सम्मान होता है, राष्ट्रभाषा में लोगों के मन में सम्मान होता है। और राजभाषा में सम्मान हो सकता है या तो नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक। लोगों के मन में इसमें सम्मान हो भी सकता है राजभाषा में, या तो नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का भाषा बोध यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप